नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके आने का चांस आपके 9 जून को बहुत ज़्यादा है। दोस्तों देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको वाक्य दिया होगा, उस वाक्य में आपको रिक्त स्थान भरना होगा। जैसा कि पहला वाक्य ए है जिसके अंदर पूछा गया है ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा है, यानी कि आपको बताना है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है या कुचालक है। दोस्तों आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। दोस्तों आपको कारण भी बताऊंगा कि क्यों ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। दोस्तों ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसके अंदर जो कार्बन होता है, आप सबको पता है कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 4 इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त रह जाता है, ठीक है। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी ग्रेफाइट के क्रिस्टलीय संरचना में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है तब धारा उत्पन्न होती है। अब धारा उत्पन्न होगी तो विद्युत भी उत्पन्न होगा, इसलिए ग्रेफाइट के अंदर विद्युत उत्पन्न होता है और साथ ही इसलिए ग्रेफाइट है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कहलाया जाता है। आगे वाक्य नंबर बी है जिसके अंदर पूछा गया है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। दोस्तों आपको बता दूं सेल स्थिरांक की जो यूनिट होती है वो हमारे पास में होती है पर सेंटीमीटर। क्या होती है दोस्तों? सेल स्थिरांक की यूनिट पर सेंटीमीटर होती है। आगे हमारे पास में वाक्य नंबर सी आता है अधिशोषण क्रिया कौन सी क्रिया है? क्या वो ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है? दोस्तों ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा है उसका नाश हो रहा होगा, यानी कि अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा यूज हो रही होगी, जबकि ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊष्मा है उसका उत्सर्जन हो रहा होगा, ऊष्मा निकल रही होगी। यहाँ पे जो अधिशोषण अभिक्रिया है वो हमारे पास में क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि अंदर इसके अंदर ऊष्मा है वो निकल रही होगी और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा होगा। आगे डी नंबर वाक्य है जिसके अंदर पूछा गया है 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व का नाम बताना है। आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे पास में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उसके अंदर एक 3D श्रेणी होती है जिसके अंदर तत्व आते हैं स्केनियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, कुछ 10 प्रकार के तत्व आते हैं। इसमें सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो मैग्नीज की होती है, अधिकतम वो 5 इलेक्ट्रॉन एक बार में त्याग सकता है, तो यहाँ पे मैग्नीज है उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अगला वाक्य है ई जिसके अंदर पूछा गया है मीरबेन का तेल को क्या कहते हैं, यानी कि आपको बताना है कि जो मीरबेन का तेल है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट्रोबेंजीन। 2 नंबर प्रश्न है जिसमें बताया गया है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है, ठीक है। आपको वाक्य दिया गया है, वाक्य नंबर ए है किस यौगिक में 8:8 समनव्य अंक पाया जाता है। दोस्तों 8:8 समनव्य अंक का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड में यहाँ पे सीजियम का 1 और क्लोराइड का 1, और यहाँ पे तो कोई यौगिक भी नहीं है। तो 8:8 का मतलब ये है कि यहाँ पे भी 8 परमाणु और यहाँ पे भी 8 परमाणु, लेकिन इन तीनों यौगिकों के अंदर कोई भी ऐसा मतलब परमाणु नहीं है जो कि 8 की संख्या में हो। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास में 3rd ऑप्शन बताया गया है यहाँ पे, तो ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए सीजियम क्लोराइड है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यदि मैं मानता हूँ इसकी संख्या है परमाणु की संख्या सीजियम की 8 और इसकी भी क्या मान लेता हूँ 8, ठीक है। अब देखो मैं दोनों को काट देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 1:1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1:1। और सीजियम क्लोराइड के अंदर सीजियम का भी 1 होता है और क्लोराइड का भी क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इसको मैं करेक्ट आंसर मान सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा तो 1:1 समनव्य अंक आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। आगे हमारे पास में देखो बी नंबर यहाँ पे वाक्य दिया गया है रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है वो किससे बनी होती है, ठीक है। हमारे पास में 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड से क्या होती है? जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन है, वो बनी होती है। आगे हमारे पास में वाक्य नंबर सी है जिसके अंदर पूछा गया है मोनोजोइट स्रोत है, यानी कि आपको मोनोजोइट स्रोत के बारे में बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि हीलियम है वो हमारे पास में मोनोजोइट स्रोत है। आगे यहाँ पे
डी नंबर वाक्य है जिसके अंदर पूछा गया है विटामिन B2 है, यानी कि जो विटामिन B2 है वो इनमें से जो रसायन दिए गए हैं वो किस में मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों राइबोफ्लेविन के अंदर। किस में मिलता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन के अंदर विटामिन B2 मिलता है। आगे हमारे पास में लास्ट वाक्य है दूसरे पर्सन का ई, देख सकते हैं निम्न में से कौन यहाँ पे प्रशांतक है, तो हमारे पास में जो सेकोनोल है पहला ऑप्शन, वो हमारे पास में प्रशांतक के रूप में कार्य करता है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है जिसके अंदर पूछा गया है निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है पहला, इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि आपने ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि सरल एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका और हमारे पास में एक होती है फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका। ठीक है, तो हमारे पास में जो फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका होती है उसके समान संरचना होती है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, आगे हमारे पास में बी नंबर वाक्य है किसी पायस का अपने अविविध द्रवों में विघटित हो जाना कहलाता है, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है दोस्तों? विप्यासीकरण कहलाता है। ठीक है, विप्यासीकरण कहलाता है। आगे हमारे पास में सी नंबर वाक्य है, देख सकते हैं क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा ऋणायन का स्थान रिक्त होना कहलाता है, तो हमारे पास में ये कौन सी त्रुटि है, कौन सा दोष है दोस्तों? ये हमारे पास में फ्रेंकल दोष है। कौन सा दोष दोस्तों? फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दो प्रकार के दोष होते हैं। आगे हमारे पास में डी यहाँ पे हमारे पास में वाक्य है विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना क्या कहलाता है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत कण संचलन, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में ई यहाँ पे दिया गया है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? सक्रियण ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न है, आपको स्तंभ दिए गए हैं, पहला स्तंभ ए और दूसरा बी। ठीक है, आपको मिलान करने हैं। देख सकते हैं पहला है ए है हमारे पास में कोरोसिव सब्लिमेट। क्या है? कोरोसिव सब्लिमेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड। आप देख लीजिए कहाँ पे है, देख सकते हैं ये रहा मर्क्यूरिक क्लोराइड, यहाँ पे चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हमारे पास में मस्टर्ड तेल है, तो मस्टर्ड तेल का क्या उत्तर होगा दोस्तों? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे तो याद है, देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवा। ठीक है, आगे हमारे पास में स्कंदन यानी कि कोगुलेशन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास में होगा कोलाइडी विलयनों का जो अवक्षेपण होता है उसे स्कंदन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है कोलाइडी विलयनों का अवक्षेपण, देख सकते हैं यहाँ पे शायद तक 7 नंबर ऑप्शन के अंदर आपके टिक हो जाएगा। ओलियम दोस्तों, ओलियम का सूत्र ये होता है, ठीक है, सल्फर के साथ में होने वाला ओलियम कहलाता है विस्फोटक, एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव का उत्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास में होगा TNB। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास में चलते हैं, आगे देख सकते हैं 5वां प्रश्न है। अब आपको मैं उत्तर नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाना है और आपको साथ ही साथ जब वीडियो खत्म हो जाए तब इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों आपके 9 जून के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 5वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। आपको प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका जो न्यूमेरिकल है वो आपको आना चाहिए, आप सिद्ध कर दोगे आसानी से। 5वें के अथवा में है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। log 2 बराबर आपको 0.3010, इसकी वैल्यू भी दे रखी है। आगे चलते हैं दोस्तों 6ठे प्रश्न की तरफ। आगे देख सकते हैं, देख एल्यूमिना के विद्युत अपघटन सेल का नामांकित चित्र बनाना है आपको। ठीक है, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है दोस्तों। जो आपकी जो चैप्टर है आपके, ठीक है, विद्युत रासायनिक, उसके अंदर आपकी जो मैं आपको बता दूं, एक आपके पास में रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्ड-राउस रिएक्शन, वो आपको पढ़ के जानी है दोस्तों। साथ ही हमारे पास में एक और रिएक्शन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, डेनियल सेल आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे हमारे पास में 6ठा के अथवा में है, इस्पात निर्माण की सीमेन मार्टिन विधि का चित्र बनाइए व प्रयुक्त समीकरण भी लिखनी है आपको। ठीक है, आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न है, सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, यह आपके पी ब्लॉक चैप्टर में से आया हुआ है। आगे 7वें के अथवा में है, क्लोरीन द्वारा फूलों के विरंजन क्रिया स्थायी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का अस्थायी है, इसका आपको कारण लेना है। आगे हमारे पास में देख सकते हैं 8वां प्रश्न है, क्लोरीन के किन्हीं 2 प्रमुख ऑक्सी अम्लों के सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखनी है। ठीक है, आपको ऑक्सी अम्ल पता होना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको, ऑक्सीजन के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है दोस्तों, तब क्या होता है, ऑक्सी अम्लों का निर्माण होता है।
जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों H2O2, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सी अम्ल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बतानी है। आगे हमारे पास में आपके उप सहसंयोजी चैप्टर है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ से आया हुआ है। बर्नर के उप सहसंयोजी यौगिक के सिद्धांत की प्रमुख 4 अभिकृति लिखनी है, यानी कि आपको मेन पोस्टुलेट्स बताने हैं, ठीक है। आगे आपको जो ये यौगिक दिए गए हैं इनके IUPAC नाम बताने हैं, जैसे कि पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनाइड वगैरह, ये आपको जो दिए गए हैं 4 यौगिक, इनके आपको IUPAC नाम बताने हैं। विद आपको जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो भी आपको साथ में लिखनी है। आगे 10वां प्रश्न है, कार्बिन एमीन अभिक्रिया को समझाइए एवं उसका एक उपयोग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगले इसी के अथवा में 666 लिंडेन क्या है, इसके बनाने की विधि दीजिए एवं कृषि में इसका उपयोग बताइए। ये आपके बहुलक चैप्टर में से आया हुआ है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, फिनोल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। आपके पास में पहला यौगिक है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, या इससे आपको क्या करना है दोस्तों, फिनोल प्राप्त करना है, ठीक है, सीधा। फिनोल का सूत्र पता होगा दोस्तों आपको, ये वाला सूत्र क्या होता है, फिनोल का सूत्र होता है। बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, मतलब जो यौगिक मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, वो लगा होता है। आगे हमारे पास में पिक्रिक अम्ल से आपको फिनोल बनाना है दोस्तों, साथ ही बेंजीन से भी आपको यहाँ पे फिनोल बनाना है, साथ ही आपको पैराक्रिसोल से भी क्या बनाना है, यहाँ पे आपको फिनोल बनाना है। इसी के असर में दोस्तों आपको राइमर टिमान अभिक्रिया और कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया भी लिखनी है। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देख सकते हैं, स्टीफन अभिक्रिया और बेजोइन संघनन को उदाहरण एवं समीकरण द्वारा समझाना है। इसी के साथ में 12वें के अथवा में है, एसिटिक अम्ल को फार्मिक अम्ल और फार्मिक अम्ल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने की क्रियाएं भी आपको लिखनी है, ठीक है। आगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया है आपके जेवणु से DNA एवं RNA में कोई अंतर लिखना है आपको, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और प्रोटीन है वो क्या होते हैं, इसके 3 कार्य आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे हमारे पास में हो सके तो आपको प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थ प्रोटीन की संरचना भी है, वो भी आपकी आ सकती है। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखने हैं। पूतिरोधी किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पूतिरोधों के आपको नाम लिखने हैं। ये आपके आ चुका है दोस्तों, जो लास्ट चैप्टर है आपके, ठीक है, दवाइयों वाला, वहाँ से आ चुका है। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न है, वांट हॉफ विलियन समीकरण लिखिए। ग्लूकोज के 5% विलियन के 25 डिग्री पर प्राशन दाब की गणना करनी है आपको। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आपको दे रखा है 180 R, इसके बराबर में 0.082 प्रति लीटर वायुमंडल, ये आपको दाब भी दे रखा है, ठीक है। राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सॉल्यूशन विलियन चैप्टर में से आया हुआ है। राउल्ट की नियम की व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं आपको बतानी है। आगे 16वां प्रश्न, विद्युत रासायनिक सेल पर एवं विद्युत अपघटनी सेल में 2 अंतर दर्शाते हुए शुष्क सेल को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में ही कहा था, डेनियल सेल है वो पढ़ के जाना, और जो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इनके अंदर अंतर आ सकता है कि इनमें अंदर क्या अंतर है, ठीक है। पहला आपको नामांकित चित्र, दूसरा समीकरण जो कि जिंक और कॉपर के बीच में वो जो रिएक्शन हुई थी वो आपको लिखनी है विद्युत रासायनिक सेल के अंदर, ठीक है। आगे हमारे पास में इसी के अथवा में तुल्यांकित चालकता और आणविक चालकता है, उसके अंदर 2 अंतर बताने हैं कोल राउस नियम के द्वारा। मैंने आपको कहा था कोल राउस का नियम भी आ सकता है और यहाँ पे आ चुका है। आगे 17वां प्रश्न है, लेंथेनॉइड संकोचन क्या है। लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड में आपको 3 अंतर लिखने हैं। 17वें के अथवा में है, संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, उनको बताना है आपको। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो उत्तर हैं, जो प्रश्न हैं, वो समाप्त होते हैं। आपके 17 ही प्रश्न आते हैं दोस्तों टोटल। इस प्रकार से आपको जो पेपर है, मैं आशा करता हूं कि इसमें से लगभग आपके 9 जून को इस पेपर में से लगभग आपके 7 या 8 प्रश्न पक्के देखने को मिलेंगे दोस्तों। 17 में से 7 या 8 प्रश्न मैं आशा करता हूं कि आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।